हमारे YouTube चैनल जीएस जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके बीच उपस्थित हैं साप्ताहिक समसामयिकी के साथ। जैसा कि हम देखे पिछले वीडियो में हमने देखा था जो पिछले सप्ताह की प्रमुख घटनाएं रही हैं उसके साथ हम आपके बीच उपस्थित थे और इस सप्ताह की जो प्रमुख घटनाएं हैं उसके साथ मैं उपस्थित हूँ। मैं पूजा आप लोग को लिए चलती हूँ इस सप्ताह की प्रमुख घटनाओं के साथ। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आईपीएल। आईपीएल की जो इस वर्ष का जो संस्करण रहा उसमें बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने नए नए कीर्तिमान को स्थापित किया है। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं जो गुजरात टाइटंस के जो कार्यवाहक कप्तान रहे हैं राशिद खान। जैसा कि हम देख रहे हैं ये उनकी फिगर है और राशिद खान ने अभी एक रिकॉर्ड बनाया है हैट्रिक लेने का। उन्होंने 4 हैट्रिक लेकर के एक रिकॉर्ड को कायम किया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले 2008 में आईपीएल का पहला संस्करण आया था जिसमें सीएसके की तरफ से भारतीय प्लेयर थे लक्ष्मीपति बालाजी। उन्होंने सबसे पहले आईपीएल संस्करण की हैट्रिक ली थी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने हैट्रिक लिया है। उनमें से कुछ मैक्सिमम जो हैट्रिक लेने का जो कीर्तिमान रहा है वो रहा है लक्ष्मीपति बालाजी। जैसा कि हम जानते हैं कि आईपीएल की पहली हैट्रिक उन्होंने ली थी। वहीं एंड्रू टाई, मोहम्मद शमी, अमित मिश्रा, आंद्रे रसेल और इमरान ताहिर, इनके नाम भी 3-3 हैट्रिक विकेट हैं। इन्होंने 3-3 हैट्रिक लिया है। अब आगे नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं सांख्यिकी पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार। सीआर राव को इस वर्ष के विश्व 23 का अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार प्रदान किया गया है। सीआर राव एक भारतीय सांख्यिकविद हैं। उन्हें जो यह पुरस्कार है, जैसा कि हम जानते हैं ये जो हमारा अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार है ये नोबेल के जैसा ही दिया जाने वाला एक सांख्यिकी के क्षेत्र में एक नोबेल की तरह ही दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो कि सांख्यिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार की जो स्थापना है 2016 में की गई थी। अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार की स्थापना की गई थी 2016 में। हम जानते हैं कि यह पुरस्कार जिन भी व्यक्तियों को दिया जाता है उन व्यक्तियों की पुरस्कार राशि क्या रही है। तो पुरस्कार राशि के रूप में दिया जाता है $80,000 रुपया। $80,000 रुपया दिया जाता है। सीआर राव ऐसे ही बहुत सारे ऐसे पुरस्कार है जिन्होंने इस पुरस्कार को अपने नाम किया। जैसा कि जानते हैं कि पद्म भूषण पुरस्कार उन्हें 1968 में दिया गया था। पद्म विभूषण पुरस्कार से भी वे सम्मानित किए जा चुके हैं। 2001 में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। और एस भटनागर पुरस्कार जो कि उन्हें 1963 में दिया गया था। विभिन्न पुरस्कारों के साथ इन्हें नवाजा गया है। और आगे हम चर्चा फिर से आईपीएल की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कि डेविड वार्नर जो आईपीएल के सबसे तेज 6,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। गुवाहाटी के बरसपाड़ा स्टेडियम में उन्होंने यह कीर्तिमान स्थापित किया है। और हम जानते हैं कि जो डेविड वार्नर है वो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान रहे हैं। उन्होंने अभी 6,000 रन के क्लब में खुद को शामिल कर लिया है डेविड वार्नर ने। इससे पहले बता दें कि विराट कोहली और शिखर धवन के नाम यह जो रिकॉर्ड है वो उनके पास था। अब डेविड वार्नर की चर्चा आई है तो हम देखते हैं कि डेविड वार्नर 2015, 2017 और 2019 में वो 3 बार के ऑरेंज कैप होल्डर रहे हैं। डेविड वार्नर 3 बार ऑरेंज कैप होल्डर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। अब हम दिन विशेष के ऊपर चर्चा करते हैं। वर्ल्ड होम्योपैथी डे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है। सबसे पहले तो हम ध्यान देंगे कि यह दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है तो 10 अप्रैल को दिवस। और इसकी जो थीम रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम से रिलेटेड जो रहते हैं वो हमारी थीम पूछी जाती है और पूछी जाती है ये दिन किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये तिथि तो हम समझ गए हैं कि 11 अप्रैल है। और इसकी जो थीम रही है वन हेल्थ वन फैमिली। वन हेल्थ वन फैमिली थीम के साथ इस वर्ष की वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाई गई है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे जानते कि एक जर्मन चिकित्सक रहे हैं सैमुअल
हनीमैन, सैमुअल हनीमैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही यह दिवस को मनाया जाता है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। जानते हैं कि इस वर्ष जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे है वो हनीमैन की जयंती भी मनाई, और हनीमैन की जो जयंती मनाई गई वो 268वीं जयंती मनाई गई। हनीमैन का जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1775 को। 10 अप्रैल 1775 को जन्मे हनीमैन का जन्म पेरिस में हुआ था, और उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे ही होम्योपैथिक डे मनाया जाता है। अब जानते हैं हम भारत एक विशेष एक चर्चा आई है, जैसे कि राष्ट्रीय पार्टी। जो राष्ट्रीय पार्टी पहले थी 8, जो कि अब घट करके हो गई है 6 बन गई है। जानते हैं, एक नजर हम उस पर डालते हैं। पहले भी ऐसी क्षेत्रीय पार्टी रही थी, एक क्षेत्रीय पार्टी थी आम आदमी पार्टी, जिसे कि अब दर्जा मिल गया है राष्ट्रीय पार्टी बनने का। अब कौन कौन सी, अब 3 ऐसी पार्टी थी जो कि पहले राष्ट्रीय पार्टी थी और जिनको कि अब क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई अब वो क्षेत्रीय पार्टी रह चुकी है। अब जानते हैं कि जो आम आदमी पार्टी रही है, आम आदमी पार्टी को दर्जा इस वर्ष मिला है 2023 में। आप आम आदमी पार्टी की जो है उसकी स्थापना हुई थी 2013 में, और अब 2023 में उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। अब इस पार्टी में 6 ऐसी पार्टियां हैं, जैसे कि आप हो गई, भारतीय जनता पार्टी हो गई, आईएनसी हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी हो गई, बहुजन समाजवाद पार्टी है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएम भी इसमें शामिल है। और राष्ट्रीय पार्टी बनने की ये जो अर्हताएं हैं वो क्या रही हैं, उस पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो कि 1980 से 84 के बीच इसे दर्जा मिला था पार्टी का, और इसकी जो स्थापना थी वो 1980 में 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। आईएनसी जानते हैं 1885 में इसे दर्जा मिला था पार्टी का, और स्थापना जो इसकी हुई थी वो 1885 ही। और वैसे ही नेशनल पीपुल्स पार्टी है, जिसको कि दर्जा दिया गया था 2019 में, और इसकी स्थापना की गई थी 2013 में। अब सीपीआईएम है, इसे दर्जा 1968 में दिया गया था, और इसकी स्थापना भी सेम वर्ष में ही की गई थी। अब हम देखते हैं कि ये 6 पार्टियां हैं जिन्हें कि अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं 12 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले जो पृथ्वी की जो परिक्रमा की थी, परिक्रमा किया था यूरी गागरिन ने। यूरी गागरिन सबसे पहले 12 अप्रैल 1961 में पृथ्वी को सफलतापूर्वक जो उन्होंने परिक्रमा किया था, उन्होंने जब अंतरिक्ष में ये कदम रखा था, तो तब 1961 में, तब से ही यह जो उनके याद में ही यूरी गागरिन के अंतरिक्ष भ्रमण में उन्होंने जो सफलतापूर्वक जो भी अपना कदम रखा था, उसके याद करने के लिए यह दिवस हम मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष दिवस। यूरी गागरिन जो पूर्व सोवियत संघ, जैसा कि अब रशिया है, वो सोवियत संघ की अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे। कौन? तो यूरी गागरिन। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कुमार मंगलम बिरला को मिला बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड, जैसे कि 10 वर्षों में इन्होंने जो भी अपना कार्य किया है बिजनेस के क्षेत्र में, इसके लिए उन्होंने कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा एक स्थापित जो 13वें मैनेजिंग इंडिया अवार्ड समारोह में आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन, ये जो कुमार मंगलम बिरला है वो आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन रहे हैं, जिन्हें कि इस बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड के अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। अब टाटा स्टील के चेयरमैन टीवी रविंद्रन को AIMMJRD टाटा कॉर्पोरेट लीडरशिप अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो हम देखते हैं कि कुमार मंगलम बिरला जो आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन रहे हैं, उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, देखते हैं कि सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री। जैसा कि हम जानते हैं कि जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं जगन मोहन रेड्डी रहे हैं, नहीं जो वर्तमान में हैं भी, उन्हें जो सबसे पहले जो कहते हैं ना कि
एक रिपोर्ट है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये इस रिपोर्ट के अनुसार ही यह चयनित किया गया है कि सबसे अधिक संपत्ति वाले जो मुख्यमंत्री रहे हैं तो वो कौन रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी रहे हैं जो 510 करोड़ रुपया के साथ इस सूची में सबसे ऊपर रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू इस सूची में दूसरे स्थान पर रहे जिनकी कुल संपत्ति रही है 163 करोड़ रुपया। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जो 63 करोड़ रुपए के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पे है। तो हमने नजर डाला कि सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन रहे, तो इस सूची में पहले में है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, वहीं दूसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और तीसरे स्थान पे रहे हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। अब आगे हम देखते हैं रत्नाकर पटनायक को LIC का जो है मुख्य निवेश अधिकारी नियुक्त किया गया है। LIC लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया ने मुख्य निवेश अधिकारी को नियुक्त किया गया है। किन्हें? रत्नाकर पटनायक को। वर्तमान में मुख्य निवेश अधिकारी PR मिश्रा का स्थान ग्रहण करेंगे रत्नाकर पटनायक। और हम बता दें कि LIC की जो स्थापना हुई 1956 में हुई है। 1956 में मुंबई में LIC की स्थापना की गई है और मुख्य निवेश अधिकारी चुने गए हैं रत्नाकर पटनायक। नेक्स्ट स्लाइड में हम नजर डालते हैं भारत के सबसे उम्र दराज अरबपति केशव महिंद्रा का निधन। केशव महिंद्रा का अभी 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हम जानते हैं कि महिंद्रा ग्रुप के वो चेयरमैन रहे हैं और फोर्ब्स की जो अरबपतियों की सूची में जैसे कि एक लिस्ट जारी की है फोर्ब्स ने, इसके अरबपतियों की सूची में सबसे उम्र दराज व्यक्ति के रूप में ये शामिल थे। कौन? केशव महिंद्रा, जिनका कि 12 अप्रैल को निधन हो गया। 12 अप्रैल को 99 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। केशव महिंद्रा के विशेष हम फोकस करेंगे इस पे कि वो जो थे महिंद्रा और महिंद्रा ग्रुप के वो चेयरमैन कब से कब तक हैं, तो 1962 से लेकर 2012 तक। वो 1962 से लेकर 2012 तक महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन रहे हैं। वहीं वर्ष 1987 में उन्हें फ्रांस के द्वारा एक फ्रांस के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उनसे उन्हें सम्मानित किया गया था। और 2007 में एक अर्नेस्ट एंड यंग की एक रिपोर्ट थी, उसके अनुसार उन्हें एक और अवार्ड से भी सम्मानित किया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो हम देखते हैं कि कई सारे अवार्डों से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है और इनका अभी वर्तमान में 12 अप्रैल को इनका निधन हो गया है। ये बिजनेस के क्षेत्र में इन्होंने काफी अपना नाम कमाया था महिंद्रा। आगे देखते हैं भारत की सबसे ऊंची अंबेडकर की प्रतिमा। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान के जो रचनाकार कहे जाने वाले BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर का की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया हैदराबाद के मध्य सागर झील के निकट। हैदराबाद के मध्य सागर झील के निकट अंबेडकर की एक 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। कुछ चर्चाएं हैं जो कि हम इस पे करते हैं। इस वर्ष जानते हैं कि 132वीं जयंती भीमराव अंबेडकर जी की मनाई गई है 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल ये तो हम इनको संविधान के वास्तुकार के रूप में हम जानते हैं। और ये जो प्रतिमा जो है वो कहाँ स्थापित की गई, तो हैदराबाद के मध्य सागर झील के किनारे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंबेडकर की जो सबसे ऊंची मतलब अब तक की जो सबसे ऊंची प्रतिमा यानी कि 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद उनका जन्मस्थल भी रहा है। और इस प्रतिमा की विशेष देखते हैं कि प्रतिमा की जो इसकी जो ऊंचाई रही है 175 फीट रही है और 50 फीट ऊंची संसद भवन का जो एक हम देखते हैं अभी एक नीचे जो गोलाकार गुंबद जैसा जो एक बेसमेंट टाइप का बनाया गया, उस बेसमेंट के ऊपर मतलब बेसमेंट जो है वो 50 फीट ऊंचा है, उसके ऊपर ये प्रतिमा को स्थापित किया गया है। अब आगे है ये जो अभी बनाया गया है, ये जो प्रतिमा का अनावरण किया, ये प्रतिमा को बनाया किसने है? तो हम जानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रामजी वनजी सुतार उत्तर प्रदेश के एक कहते हैं एक मूर्तिकार है उत्तर प्रदेश के नोएडा के रामजी वनजी सुतार और उनके बेटे हैं अनिल रामवन सुतार के द्वारा ये जो प्रतिमा है
जैसा कि हम देख रहे हैं एक बेसमेंट, ये जो दिख रहा है आपको, ये 50 मीटर का, और इसके ऊपर ये 125 फीट ये जो प्रतिमा जो है वो बनाई गई है। अब हम देखते हैं, जो सबसे पहले तो देखते हैं इस प्रतिमा का वजन जो है 474 टन है, और इसके निर्माण में 360 टन स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया गया है। बड़ी ही कीमत खर्च की गई है इसे बनाने में, और इसे ढलाई करने के लिए, मतलब इसे ढालने में 114 टन कांसे का भी उपयोग किया गया। प्रतिमा का निर्माण पीसी प्रोजेक्ट लिमिटेड, एक कंपनी है पीसी प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसे बनाने का काम किया गया है। अब देखते हैं कि इसकी जो कुल खर्च जो है इस प्रतिमा को बनाने में 146.50 करोड़ रुपए की खर्च के साथ इस प्रतिमा को बनाया गया है। तो यूं ही हमारे साथ बने रहे साप्ताहिक समसामयिकी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।